नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल हवा फेस्टी आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आरपीएससी क्रिएटर के म्यूजियोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो या कह सकते हैं कि उसके आंसर्स को जानने का प्रयास करेंगे और ये उसका एक अनऑफिशियल आंसर की के रूप में आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईसीसी आरओएम reorg methodology, which of the following are the criteria of professional museum storage? आईसीसी आरओएम रीऑर्ग पद्धति के अनुसार पेशेवर संग्रहालय भंडारण के मानदंड निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए, नो ऑब्जेक्ट शुड बी डायरेक्टली ऑन फ्लोर, कोई भी वस्तु सीधे फर्श पर नहीं होनी चाहिए। बी, स्टोरेज शुड बी वेल लिट 24 आवर्स, भंडारण 24 घंटे अच्छी रोशनी वाला होना चाहिए। तीसरा है, स्टोरेज शुड हैव एक्सेसेंट ऑब्जेक्ट, भंडारण में पंजीकृत वस्तुएं होनी चाहिए। और चौथा, वेरी हेवी एंड वॉल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैन बी केप्ट ऑन फ्लोर, बहुत भारी और भारी वस्तुएं फर्श पर रखी जा सकती है। ई है, इच ऑब्जेक्ट शुड हैव इट्स पर्सनल स्पेस, प्रत्येक वस्तु का अपना निजी स्थान होता है। तो इसमें देखा जाए तो अगर लाइटिंग का अगर आप लोग को आइडिया होगा म्यूजियोलॉजी में, तो लाइटिंग का जो इफेक्ट होता है क्यूमुलेटिव होता है। तो बोला जाता है कि जब जरूरत हो तभी लाइट का यूज करें, अन्यथा चाहे वो गैलरी हो चाहे स्टोरेज हो, वहां पे ऑब्जेक्ट में हमेशा लाइट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है 24 इंटू अच्छे से लाइट होना चाहिए, 24 आवर वेल लिट होना चाहिए, वैसा कुछ बात नहीं है। तो देखे जाए तो बी ऑप्शन को हटा देते हैं। तो बी ऑप्शन ऑप्शन कोड 1 में भी है, कोड 3 में भी है, कोड 4 में भी है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कोड 2 होगा। क्वेश्चन नंबर, हु कंसेप्चुलाइज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1905? 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत पुरातात्विक स्थल संग्रहालयों की स्थापना की अवधारणा किसने की थी? पहला है सर मॉर्टिमर व्हीलर, सेकंड सर जॉन मार्शल, थर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम और फोर्थ एच हारग्रीव्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। पहला इकोलॉजिकल एग्जीबिशन, पारिस्थितिकी प्रदर्शनी, दूसरा है डायडोमा, तीसरा है टेब्ल्यू झांकी और चौथा है क्रोनोलॉजिकल एग्जीबिशन। जबकि वहीं लिस्ट 2 सूची 2 में पहला है रिकंस्ट्रक्शन रूम विथ लाइफ साइज मॉडल्स ऑफ पीपल अरेंज इन ए सीन फ्रॉम हिस्ट्री, इतिहास के एक दृश्य में व्यवस्थित लोगों के आदमकद मॉडलों वाला पुनर्निर्मित कमरा। सेकंड है प्रेजेंटिंग कलेक्शन इन ऑर्डर ऑफ टाइम, समयानुसार संग्रह प्रस्तुत करना। थर्ड है थ्री डायमेंशनल सीन इन विच स्टफ्ड वाइल्ड लाइफ इज अरेंज इन नेचुरलिस्टिक सेटिंग अगेंस्ट ए पेंटेड बैकग्राउंड, त्रिआयामी दृश्य जिसमें स्टफ्ड वन्य जीव को चित्रित पृष्ठभूमि के विरुद्ध प्राकृतिक सेटिंग में व्यवस्थित किया गया है। और चौथा है शोइंग ऑब्जेक्ट्स और स्पेसिमेन इन ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट, वस्तु या नमूनों को मूल संदर्भ में दिखाना। तो अगर हम लोग इकोलॉजिकल म्यूजियम एग्जीबिशन की बात करते हैं, इको एग्जीबिशन की बात करते हैं, इको म्यूजियम की बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि उस कोई भी ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन उसके ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से ए का हो जाएगा 4, जो कि आपके ऑप्शन 3 में है। तो आंसर ऐसे ही आ जा रहा है और बाकी को भी मिलाते हैं। डायरोमा है तो वहां पे किसी जानवर का जो स्टफ्ड जानवर या जिसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी किया हुआ कोई भी अगर एनिमल है, तो उसके पीछे क्या करते हैं हम लोग, दो मिनिमम दो बोला जाता है कि दो बैकग्राउंड लगा के पेंटेड बैकग्राउंड लगाया जाता है और उसको एक 3D सीन देने की कोशिश की जाती है उसमें। तो ये आपका डायरोमा का बी का 3 हो जाएगा। डब्ल्यू की बात करते झांकी, तो हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे समय पर या कभी अन्य ऐसे महोत्सव होते हैं उसमें झांकियां निकलती हैं। तो उस झांकियों में देखा जाए तो एक ह्यूमन लाइफ साइज या लाइफ साइज बोल सकते हैं, या कि एक जो जनरल कॉन्टेक्स्ट में जो साइज होता है किसी चीज का, उस टाइप का एक पूरा मॉडल तैयार किया जाता है और फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो वो आपका सी का 1 हो गया। और क्रोनोलॉजिकल एग्जीबिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी मतलब टाइम के हिसाब से उसको सेटअप करना है। तो डी का 2 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट म्यूजियम मोजियोन एट अलेक्जेंड्रिया फाउंडेड बाई टॉलेमी फर्स्ट सोटर अर्ली इन द सेंचुरी BCE वाज सिचुएटेड इन, अर्ली इन द थर्ड सेंचुरी होगा वहां पे, कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में टॉलेमी फर्स्ट सोटर द्वारा स्थापित अलेक्जेंड्रिया में महान संग्रहालय म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रांस, इटली, इजिप्ट और ग्रीस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इजिप्ट, मिस्र, ऑप्शन 3।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आईकॉम सीसी टर्मिनोलॉजी ऑफ 2008 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन आर ए पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव कंजर्वेशन। 2008 की आईकॉम सीसी शब्दावली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं निवारक संरक्षण का हिस्सा है? ए कंसोलिडेशन समेकन, बी केयर इन ट्रांसपोर्टेशन परिवहन में सावधानी, सी प्रॉपर हैंडलिंग उचित रूप से प्रहसन और डी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पर्यावरण प्रबंधन। तो नीचे कोड दिए गए हैं ए बी सी डी, ए सी डी और बी सी डी। तो अगर हम लोग कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो ये आपका प्रिवेंटिव कंजर्वेशन नहीं बल्कि क्यूरेटिव कंजर्वेशन या रेस्टोरेशन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसलिए कोड ए 1 2 3 इसका हिस्सा नहीं हो, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका 4 हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, सर्सन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है कि एग्जीबिशन आर प्राइमरी नॉन वर्बल सेंसरी एक्सपीरियंस। प्रदर्शनियां मुख्य रूप से अमौखिक संवेदी अनुभव है। रीजन पीपुल में रीड द वर्ड्स बट दे आर मोर लाइकली टू गेट एनफ अप इन द मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द एग्जीबिशन। लोग शब्दों को पढ़ सकते हैं लेकिन प्रदर्शनी द्वारा प्रदान किए गए बहुआयामी अनुभव में अधिक रुचि लेने की अधिक संभावना होती है। तो बात तो सही है कि यहाँ पे जो असर्शन और रीजन है वो बिल्कुल दोनों सही है कि एग्जीबिशन जो है वो प्राइमरी एक नॉन वर्बल सेंसरी एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है वही कम्युनिकेशन का मीन्स माना जाता है म्यूजियम पे कि सबसे प्राइमरी जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है वो आपका ऑब्जेक्ट से ही होता है और उसी के आधार पर पूरे एग्जीबिशन जो है एक अच्छे तरीके का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाते हैं। और वहाँ पे जो लिखी हुई चीजें हैं उसका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से हो सकता है। और जब हम लोग कोई किसी चीज को अपने सेंस का यूज करके, अपने ज्ञान इंद्रियों का यूज करके जब हम किसी चीज को जानते हैं तो उसमें क्या है कि हमें नई नई चीजें देखने को मिलती है। इसलिए देखा जाए तो अब विकथन ए और कारण आर दोनों बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे का स्पष्ट व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द थीम ऑफ द 76th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेल्ड इन अगस्त 2023 इन जोधपुर वाज। अगस्त 2023 में जोधपुर में आयोजित म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 76वें वार्षिक सम्मेलन का विषय था। पहला, महाराजा एंड देयर म्यूजियम, महाराजा और उनके संग्रहालय। दूसरा, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन एंड म्यूजियम्स, भारतीय ज्ञान परंपराएं और संग्रहालय। तीसरा, इनटेंजिबल हेरिटेज एंड म्यूजियम्स, अमूर्त विरासत और संग्रहालय। और चौथा है रीडिस्कवरिंग म्यूजियम, संग्रहालय को फिर से खोजना। देखा जाए तो कुछ साल पहले म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अपना वेबसाइट नहीं था, या था भी तो वो पूरे खराब अवस्था में, मगर अभी काफी अच्छे कंडीशन में हो गया है, उसका वेबसाइट डेवलप भी हो गया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन एंड म्यूजियम, भारतीय ज्ञान परंपराएं और संग्रहालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इनेबल्स म्यूजियम्स टू, संग्रहालय में दस्तावेजीकरण निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है? पहला, एस्टेब्लिश प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व का प्रमाण स्थापित करने में। सेकंड, लोकेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, वस्तु विशेष को खोजने में। थर्ड, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए म्यूजियम, संग्रहालय में कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात करने में। और चौथा है, लिंक इन्फॉर्मेशन टू एन ऑब्जेक्ट, जानकारी में वस्तु को जोड़ने में। तो अगर देखा जाए एस्टेब्लिश प्रूफ ऑफ ऑनरशिप तो हमें एक्सेशन रजिस्टर से मिल जाता है। लोकेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हमें मूवमेंट रजिस्टर से मिल जाता है। तीसरा है फाइंड टोटल नंबर की अगर बात करते हैं कितने म्यूजियम्स में है तो वो भी एक्सेशन रजिस्टर से मिल जाता है। और लिंक इन्फॉर्मेशन टू एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का जो भी डिटेल्स होता है वो भी हमें कैटालॉगिंग या एक्सेशन रजिस्टर में उससे संबंधित जो भी रिसर्च भी होता है तो वो अधिकतर डॉक्यूमेंटेशन से हमें उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ऐड हो जाती है। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 चारों के चारों सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विद द स्कोप डिफाइंड एज द illustration of oriental manner and history and to elucidate the peculiarities of art and nature in the East। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा ओरिएंटल तरीके और इतिहास का चित्रण और पूर्व में कला और प्रकृति की खासियत को स्पष्ट करने के रूप में परिभाषित किया गया था? ढाका म्यूजियम ढाका, विक्टोरिया म्यूजियम कराची, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता। और पांचवा क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होना चाहिए, मगर इस जो फ्रेजेस यूज किए गए हैं वो फ्रेजेस मैं जब खोजने गया था तो ये फ्रेजेस मुझे मिला नहीं, ना सिर्फ मुझे इंडियन म्यूजियम कोलकाता वाले पार्ट में मिला, मगर अगर देखा जाए तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा जो
सबसे इम्पोर्टेंट म्यूजियम्स जो है वो इंडियन म्यूजियम कोलकाता है। तो इसलिए ऑप्शन 3 राइट होना चाहिए। बाकी इसका अब आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कि कौन सा इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉग्निटिव इफेक्ट ऑफ पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग? निम्नलिखित में से कौन सा प्रचार और विज्ञापन का संज्ञानात्मक प्रभाव है? पहला, डेवलपिंग प्रेफरेंस फॉर द म्यूजियम, संग्रहालय के लिए वरीयता विकसित करना। सेकंड, गेनिंग नॉलेज अबाउट द म्यूजियम, संग्रहालय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। थर्ड, विजिटिंग द म्यूजियम, संग्रहालय देखने जाना। और चौथा, लाइकिंग द म्यूजियम, संग्रहालय को पसंद करना। तो देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि हमारा जो काम होता है, या हमारा नहीं कहा जाए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या मार्केटिंग में जब पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग की जाती है तो उससे लोगों के मन में उस जिस चीज की एडवर्टाइजिंग या पब्लिसिटी की जा रही है उसके प्रति उनका एक अट्रैक्शन बढ़ते जाता है, उनका प्रेफरेंस उस पर ज्यादा ऐड होते चला जाता है। जैसे कि अभी के समय में आईफोन का इतना ऐड हो गया है कि अब सारे लोग उस पर प्रेफरेंस कर रहे हैं। लाइक करना अलग बात होता है, विजिटिंग करना अलग बात है, म्यूजियम के बारे में नॉलेज लेना अलग बात है। मगर पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग से अब क्या होता है कि जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनका प्रेफरेंसेस जो है बढ़ते चला जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होना चाहिए। मगर फिर भी एक बार कम से कम ऑफिशियल आंसर किसी से मैच किया जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर 1 के अलावा दूसरा कोई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्जीबिशन एजुकेशनल एम्स आर प्रोमिनेंट इन द कॉन्सेप्ट? निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रदर्शनियों में शैक्षिक उद्देश्य अवधारणा में प्रमुख होता है? पहला, एस्थेटिक एग्जीबिशन, सौंदर्य प्रदर्शनियां। दूसरा, डिडैक्टिक एग्जीबिशन, शैक्षणिक प्रदर्शनियां। तीसरा, परमानेंट एग्जीबिशन, अस्थायी प्रदर्शनियां। चौथा, इमोटिव एग्जीबिशन, भावनात्मक प्रदर्शनियां। तो देखा जाए तो जहां भी एजुकेशनल की बात आएगी वहां पे डिडैक्टिक एग्जीबिशन की बात आ जाएगी, शैक्षणिक प्रदर्शनियां की बात आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। लिस्ट 1 में स्टेजेस ऑफ आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड एक्टिविटीज है। पहला है अवॉइड, बचाव। सेकंड है ब्लॉक, रोकना। थर्ड है डिटेक्ट, पता लगाना। और चौथा है रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया देना। एक्टिविटीज में पहला फ्यूमिगेशन, धूम्रीकरण। सेकंड है इंस्पेक्ट, निरीक्षण करना। थर्ड है आइसोलेट, अलग करना। और चौथा है इम्प्रूव सैनिटेशन, स्वच्छता में सुधार। तो अगर अवॉइड की बात किया जाए तो अवॉइड में हमें सबसे पहले सैनिटेशन को इतना अच्छा रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे कि कीड़ा मकोड़ा पेस्ट ना लगे। दूसरी बात आ जाती है डिटेक्ट करने का, कि अगर कहीं गलती से लग गया है तो उसको इंस्पेक्ट करके चेक कर लेना। तो सी का हो जाएगा 2। अगर हम लोग फिर बात करते हैं ब्लॉक करते हैं, तो उसमें कहीं पे किसी में कीड़ा लग गया है तो उसे अलग साइड करते हैं, उसे साइड में रखते हैं। तो वो हो गया आपका आइसोलेट। तो बी का हो जाएगा 3। और चौथा हो जाता है कि अब जो कीड़ा लगा है उसे हटाने की प्रक्रिया, उसे खत्म करने की प्रक्रिया, रिस्पॉन्ड करना। तो उसमें आ जाता है फ्यूमिगेशन। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 जो कि ऑप्शन 4 में है इसका राइट आंसर। द मेन कलेक्शन ऑफ डीग म्यूजियम इंक्लूड्स, डीग संग्रहालय के मुख्य संग्रह में शामिल है। पहला, स्कल्पचर्स ऑफ द मौर्यन एंड लेटर पीरियड्स, मौर्य और बाद के काल की मूर्तियां। सेकंड है गंधारा स्कल्पचर्स, गंधार मूर्तियां। तीसरा, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ इंडस वैली साइट्स इन राजस्थान, राजस्थान में सिंधु घाटी स्थलों के पुरातात्विक अवशेष। और चौथा, आर्टिकल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा यूज्ड बाय द महाराजा ऑफ डीग एंड हिज फैमिली मेंबर्स, डीग के महाराजा और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, फर्नीचर आदि। तो देखा जाए तो यहाँ ऊपर का ऑप्शन 3 जो है वो एलिमिनेट करने वाला है, कि ये तीनों जैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा चौथा आपका आंसर मिल जाएगा। इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 4 है। द एम ऑफ प्रिवेंटिव कंजर्वेशन कैन बी अचीव्ड बाय, निवारक संरक्षण के उद्देश्यों को निम्न में से किन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? पहला, अप्लाई बेसिक प्रिंसिपल डेली, बुनियादी सिद्धांतों को दैनिक रूप से लागू करना। सेकंड है रिस्पॉन्डिंग आफ्टर डिजास्टर, आपदा के बाद प्रतिक्रिया। तीसरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टाफ, स्टाफ के सभी सदस्यों की भागीदारी। और चौथा है टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, समय पर निदान और उपचार। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये जो है अप्लाइंग बेसिक प्रिंसिपल डेली, ये सही बात है, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन का हिस्सा है। रिस्पॉन्डिंग आफ्टर डिजास्टर, आपदा के बाद प्रतिक्रिया, ये आपका प्रिवेंटिव कंजर्वेशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि घटना घट ही जाएगा तो प्रिवेंट आपने क्या किया, घंटा। फिर तीसरा आ जाता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टाफ, स्टाफ के सभी सदस्यों की भागीदारी। तो सही बात है कि किसी भी चीज को रोकने के लिए सबका भागीदारी
होना या सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट होना काफी जरूरी है, और टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और समय समय से देखते रहना है, उपचार करवाते रहना है। तो यहाँ पे अगर बी ऑप्शन को हटा देते हैं तो ऑप्शन बी 1 और 4 में नहीं है, ए और सी है। तो समय और निदान, टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये क्यूरेटिव का हिस्सा है कि ट्रीटमेंट करना क्यूरेटिव का हिस्सा है, मगर टाइमली डायग्नोसिस करना ये प्रिवेंटिव कंजर्वेशन का हिस्सा है। तो यहाँ पे डायग्नोसिस पहले होता है तो प्रिवेंटिव के अंदर आ जाएगा। तो ए सी डी इसको ऐड किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 ही होगा, बाकी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कॉम्बिनेशन कैन क्रिएट हार्मोनियस इफेक्ट इन एग्जीबिशन, निम्न में से कौन सा रंग संयोजन प्रदर्शनी में सामंजस्यपूर्ण प्रभाव पैदा कर सकता है? ए येलो ऑरेंज रेड, पीला नारंगी और लाल। सेकंड है रेड एंड ग्रीन, लाल और हरा। थर्ड है पर्पल एंड येलो, बैगनी और पीला। और चौथा है रेड पर्पल एंड ब्लू, लाल बैगनी और नीला। इससे रिलेटेड मैंने अपने क्लास में क्वेश्चन करवाया था, और उसमें प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, हार्मोनियस कलर, ये सारी पर चर्चा किए सारे, और कलर व्हील पे भी चर्चा किए थे। जिसने भी कलर व्हील के बारे में जानकारी रखी थी उसने ये क्वेश्चन को सही किया है कि हार्मोनियस कलर वैसे कलर्स को बोलते हैं कि जो कि कलर व्हील पे जस्ट आजू बाजू के जो कलर होते हैं, वो दोनों कलर, वो तीनों कलर, जैसे कि मैं एक बैठा हूँ तो मेरे राइट और लेफ्ट, ये दोनों जो कलर हो जाएंगे वो मेरे हार्मोनियस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका मतलब ए बी सी डी में से ऑप्शन ए और डी सही है। पीला नारंगी लाल और लाल बैगनी नीला, ये तीनों एक ही साथ दिखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोल सकते हैं, लगातार क्रम में। जबकि रेड और ग्रीन जो है एकदम ऑपोजिट साइड रहते हैं। पर्पल का तो बात ही नहीं है, शायद कलर व्हील पे देखा जाए तो होगा भी, तो वो आपका येलो और पर्पल आमने सामने होता है। तो आमने सामने होगा तो वो हार्मनी नहीं, बल्कि वो कॉन्ट्रास्ट, एक दूसरे के बीच में वो लड़ाई की बात जो होती है ना, टेंशन दिखाएगा, मतलब अलग रहेगा, हार्मोनियस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है कि द मोस्ट कॉमन पेस्ट फॉर स्टफ्ड एनिमल इज, भड़वा स्टफ्ड किए हुए जानवरों के लिए निम्न में से सबसे हानिकारक कीट कौन सा है? पहला सिल्वर फिश, टर्माइट, कॉकरोच और डर्मिस्टेड बीटल। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हानिकारक कीट हो जाते हैं उसमें ऑप्शन 4 डर्मिस्टेड बीटल जो है। ये क्वेश्चन काफी बार यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा सा टैक्सीडर्मी से रिलेटेड जितने जो टॉपिक है, टैक्सीडर्मी का टॉपिक, उसको एक बार पढ़ के यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठना सबसे ज्यादा उचित होगा, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, अगर पिछला जितना जो एग्जाम्स का कंडीशन देखे जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव कंजर्वेशन इन म्यूजियम, निम्नलिखित में से कौन संग्रहालयों में निवारक संरक्षण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला रेस्टोरिंग ब्रोकन ऑब्जेक्ट, टूटी हुई वस्तुओं का पुनर्स्थापित करना। सेकंड है रिस्क मैनेजमेंट बाय ट्रांसफर, स्थानांतरण द्वारा जोखिम प्रबंधन। तीसरा है कलेक्शन केयर, संग्रह देखभाल। और चौथा है ट्रीटमेंट ऑफ डिटोरिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, बिगड़ी हुई वस्तुओं का उपचार। तो उपचार अगर ट्रीटमेंट की बात आ जाती है तो क्यूरेटिव हो गया। रेस्टोरेटिंग, और पहला ऑप्शन देखते हैं रेस्टोरेशन का, रेस्टोरेट कर रहे हैं वहां पे, तो वो क्यूरेटिव प्रिवेंटिव का पार्ट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट बाय ट्रांसफर, ये भी आपका प्रिवेंटिव कंजर्वेशन का पार्ट नहीं। जबकि कलेक्शन केयर जो है, यह इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर अरना झरना द डेजर्ट म्यूजियम, निम्नलिखित में से कौन अरना झरना द डेजर्ट म्यूजियम के लिए सही है? ए इट इज एन ओपन एयर म्यूजियम, यह एक मुक्त आकाश संग्रहालय है। सेकेंड, इट्स लर्निंग एक्सपीरियंस आर लिंक टू ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, इसके सीखने के अनुभव पारंपरिक ज्ञान प्रणाली से जुड़े हुए हैं। थर्ड, इट इज जस्ट एन एथनिक स्पेक्टेकल, यह सिर्फ एक जातीय तमाशा है। और चौथा, इट हैज ए वास्ट कलेक्शन ऑफ ब्रूम्स, इसमें झाड़ू झाड़ू का विशाल संग्रह है। ये क्वेश्चन जो बढ़िया से पढ़ेगा उसको आंसर एकदम सामने से दिख जाएगा, क्योंकि नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें 3-3 करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से मतलब ऊपर के 4 एबीसीडी में से किसी एक को छांटना था। जो सी सेंटेंस जो लिखा हुआ है इतना गंदे तरीके से लिखा गया है कि वो म्यूजियम के लिए सूट ही नहीं कर रहा है।
तो यहाँ सी ऑप्शन हट जाएगा। एथनिक स्पेक्टेकल, जातीय तमाशा, तमाशा ये तमाशा थोड़े है भाई, वो एग्जीबिशन, नॉलेज दिया जा रहा है। तो ऐसे तो देखा जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पे हट जाएगा। मगर एक्चुअली में भी देखा जाए तो ये ओपन एयर म्यूजियम है, अरना झरना डेजर्ट म्यूजियम, और ये झाड़ू के लिए है, और राजस्थान के जितने जो वहाँ के ट्राइबल कल्चर है वहाँ को प्रदर्शित करने के लिए लगाया गया है। और वहाँ का एक जो गैलरी है, शायद 3 या 4 गैलरी में से एक गैलरी में झाड़ू का अच्छा कलेक्शन रखा गया है। तो आपका ए बी डी जो है राइट आंसर है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जतन सॉफ्टवेयर फॉर म्यूजियम डॉक्यूमेंटेशन इज डेवलप्ड बाय, संग्रहालय प्रलेखन के लिए जतन सॉफ्टवेयर किसके लिए विकसित किया गया था? पहला है इग्निका, आई जी एन सी ए, सेकेंड है सी डैक, तीसरा है टीसीएस, और चौथा है नेशनल म्यूजियम। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 है, सी डैक के द्वारा जतन डॉक्यूमेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर द मोस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट आर मोर डैश, वो मतलब नहीं दिख रहा है, रिएक्ट टू चेंज इन चांस, है चांस, मोर चांस टू रिएक्ट टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट शुड इन केप्ट इन ए बॉक्स और केस, जिन वस्तुओं में पर्यावरण में परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना है उन्हें एक बॉक्स या केस में रखा जाना चाहिए। रीजन, इन्वायरमेंट इनसाइड ए बॉक्स और केस विल बी मोर स्टेबल, एक बॉक्स या केस के अंदर का वातावरण अधिक स्थिर होता है। ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार अपने क्लास में बताया था, और ये क्वेश्चन जब आ रहा है यहाँ पे तो मुझे ये क्वेश्चन देख के काफी संतुष्टि लगा कि जो जो क्वेश्चन बताए थे वो आया भी। कि जब भी कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से कहीं पे और कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, या कोई भी म्यूजियम, एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम में कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होता है, तो वैसे कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि उसके इन्वायरमेंट या उसके आसपास के इन्वायरमेंटल कंडीशन को पहले देखा जाता है, और उस जहां तक हो पाए उसे एक समान इक्वल रखने की कोशिश की जाती है, स्टेबल रखने की कोशिश की जाती है, जिससे कि ऑब्जेक्ट डिटोरिएट करना ना शुरू कर दे। दैट्स वाई देखा जाए तो असर्शन और रीजन जो है दोनों बिल्कुल सही है, और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन 2022 26 आईकॉम जनरल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, 2022 में 26वां आईकॉम संग्रहालय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला है मिलानो, दूसरा है क्योटो, तीसरा है रियो डी जेनेरियो, और चौथा है प्राग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 प्राग, बिल्कुल आप लोग भी बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग द एक्सेशन नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर परिग्रहण संख्या अंकित करते समय निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए? पहला है परमानेंट इंक, अस्थाई स्याही, सेकंड है इरिवर्सिबल अपरिवर्तनीय, तीसरा है सेफ फॉर द ऑब्जेक्ट्स वस्तु के लिए सुपाठ सुरक्षित, और चौथा है एलिजिबल सुपाठ्य। राइट आंसर ऑप्शन 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन है द मेकिंग मार्किंग मेथड मस्ट बी परमानेंट एज वेल एज रिवर्सेबल, अंकन विधि अस्थाई होने के साथ साथ परिवर्ती भी होनी चाहिए। रीजन, सो दैट द नंबर डज नॉट वियर ऑफ एंड कैन बी रिमूव्ड इफ नेसेसरी, ताकि संख्या घिस जाने से खराब ना हो, और यदि आवश्यक हो तो इसे हटाया जा सके। तो देखा जाए तो ये पिछला क्वेश्चन जो था और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को अगर कोई बढ़िया से पढ़ेगा तो इसका आंसर दोनों का सही करके आएगा। और यहाँ पे असर्शन और रीजन जो है वो दोनों सही है, और एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। इसका राइट 3 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कैन बी यूज टू हाईलाइट लार्ज ऑब्जेक्ट और क्रिएट पूल्स ऑफ लाइट, निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग बड़ी वस्तुओं को उजागर करने या प्रकाश के पुल बनाने के लिए किया जा सकता है? पहला है सनलाइट, सूरज की रोशनी, सेकंड है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड टंगस्टन लैंप, फ्लोरोसेंट ट्यूब और टंगस्टन लैंप का संयोजन, और चौथा है टंगस्टन स्पॉटलाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। रीजन क्या है, अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पूल्स ऑफ लाइट होता क्या है। तो जो सिनेमा में जो शूटिंग्स होती है तो उसमें, या कहीं पर भी कोई मॉडल्स की शूटिंग होती है, तो वहाँ देखते होंगे कि ढेर सारे लाइट्स लगाए जाते हैं। तो क्या होता है कि वो सारे लाइट्स मिलके उस ऑब्जेक्ट का या उस सीन का हर एक पॉइंट को कवर करते हैं, उसमें हर एक चीजों को बारीकी से उसको प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। तो म्यूजियम में भी जब ऑब्जेक्ट्स बड़ा होता है तो उसके हर एक पार्ट को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए
वहाँ पे ढेर सारे लाइट को लगाए जाते हैं, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट के हर खूबसूरती जो है बाहर उभर कर सामने आए, कोई भी पार्ट छिपा ना रह जाए। तो इसके लिए क्या है, पूल्स ऑफ लाइट का यूज किया जाता है। तो उसके लिए हमें ढेर सारे लाइट लगाने पड़ते हैं, तो सिर्फ एक लाइट से काम नहीं चल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस? पंजीकरण प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण अंतिम चरण होता है? पहला है एंट्री इन एक्सेशन रजिस्टर, अधिग्रहण रजिस्टर में प्रविष्टि। दूसरा है कैटालॉगिंग। तीसरा एक्विजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का अधिग्रहण। चौथा एप्लीकेशन ऑफ एक्सेशन नंबर ऑन ऑब्जेक्ट, वस्तु पर अधिग्रहण नंबर लगाना। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर बॉक्सेज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग। सिलेंडर बॉक्स का प्रयोग किसके भंडारण में किया जाता है? तो सिलेंडर बॉक्स जो है ना, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर म्यूजियोलॉजी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 4 है, पेंटिंग, प्रिंट्स एंड ड्राइंग। तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगा कि बताने वाली बात है, तो इस पर ज्यादा चर्चा किया जाए, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता इज ए। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता निम्न में से क्या है? पहला मेमोरियल, स्मारक। सेकंड है पर्सनालिया म्यूजियम, व्यक्ति संबंधित संग्रहालय। तीसरा है हिस्ट्री म्यूजियम, इतिहास संग्रहालय। चौथा है साइंस म्यूजियम, विज्ञान संग्रहालय। तो देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मेमोरियल भी और हिस्ट्री म्यूजियम भी है। तो ऑप्शन 3 इज द इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक रूल फॉर हैंडलिंग म्यूजियम ऑब्जेक्ट? संग्रहालय की वस्तुओं के प्रहसन हैंडलिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बुनियादी नियम है? पहला, लिफ्ट बाय प्रोड्यूसिंग हैंडल्स और रिम्स, उभरे हुए हैंडल या रिम्स द्वारा उठाना। दूसरा है टेक रिस्क, जोखिम उठाना। तीसरा, लेयर और स्टेक ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं की परत या ढेर लगाना। और चौथा है हैंडल ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन नेसेसरी, आवश्यक होने पर वस्तुओं का प्रहसन करना। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्यूआर कोड इन ए म्यूजियम? किसी संग्रहालय में क्यूआर कोड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, क्यूआर कोड हैज एन एबिलिटी टू शेयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जीबिशन एंड आर्टिफैक्ट्स। क्यूआर कोड में प्रदर्शनियों और कलाकृतियों के बारे में गुणवत्तापूर्ण जानकारी साझा करने की क्षमता है। बी, क्यूआर कोड रीडर्स आर क्वाइटली बल्कि, क्यूआर कोड रीडर काफी भारी होते हैं। सी, क्यूआर कोड इज कॉन्टेक्टलेस, क्यूआर कोड संपर्क रहित है। डी, क्यूआर कोड डू नॉट ऑक्यूपाई लॉट ऑफ स्पेस, क्यूआर कोड ज्यादा जगह नहीं घेरता। और ई, क्यूआर कोड कैन नॉट कनेक्ट टू ऑडियो गाइडेड और वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन और डिटेल्ड आर्टिकल्स अबाउट द आर्ट और आर्टिफैक्ट्स। क्यूआर कोड ऑडियो गाइड, वीडियो प्रदर्शन या कला या कलाकृतियों के बारे में विस्तृत लेखों से जुड़ नहीं सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि क्यूआर कोड काफी भारी होते हैं, तो गलत बात है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा। और इसका ऑप्शन ई की क्यूआर कोड ऑडियो गाइड, वीडियो प्रदर्शन या कला के बारे में। तो अभी तो बहुत सारे एएसआई के ऐसे साइट हैं जहाँ पे आप टिकट जो है वहाँ पे क्यूआर कोड के माध्यम से काट सकते हैं। वहाँ की जो डिटेलिंग है वहाँ पे आप क्यूआर कोड के माध्यम से अगर मोबाइल में स्कैन करते हैं तो वो आपको सारी जानकारी आपके मोबाइल में दिखाना शुरू करेगा, बताना शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आइकम कोड ऑफ एथिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी और कंपेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द डीएक्सेशनिंग एंड डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्ट इज करेक्ट? आइकम के आचार संहिता के अनुसार वस्तुओं के अपरिग्रहण और निपटान से प्राप्त धन या मुआवजा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कैन बी यूज फॉर सैलरी वेजेज ऑफ म्यूजियम स्टाफ, संग्रहालय कर्मचारियों के वेतन मजदूरी के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है शुड बी यूज सोनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कलेक्शन, केवल संग्रह के लाभ के उपयोग के लिए किया जाना चाहिए। थर्ड है शुड बी डोनेटेड फॉर कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवाओं के लिए दान किया जाना चाहिए। चौथा शुड बी यूज ओनली फॉर म्यूजियम आउटरीच एक्टिविटीज, इसका उपयोग केवल संग्रहालय की आउटरीच गतिविधियों में ही किया जाना चाहिए। तो देखा जाए तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड कुशनिंग मटेरियल्स फॉर पैकिंग म्यूजियम्स ऑब्जेक्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन? परिवहन के लिए संग्रहालय की वस्तुओं को पैक करने के लिए निम्न में से कौन सी अच्छी कुशनिंग सामग्री है? ए, एसिड फ्री ग्लासिन पेपर। बी, पॉलीथिलीन फोम। सी, पॉलीयूरेथेन फोम। और डी, बबल पैक। तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are considered as function of museum in the latest definition of museum
गिवन बाय आइकॉम, आइकॉम द्वारा दी गई संग्रहालय की नवीनतम परिभाषा में निम्नलिखित में से किसे संग्रहालय के कार्यों के रूप में माना जाता है? ए कलेक्शन संग्रहण, बी रिसर्च शोध, सी नॉलेज शेयरिंग ज्ञान साझा करना और डी कंजर्वेशन संरक्षण। ऑप्शन 2 इसका राइट ऑप्शन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Which of the following types of exhibition offer visitors the chances to see something new within a specific time span? निम्नलिखित में से कौन सी प्रदर्शनी आगंतुकों को एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर कुछ नया देखने का मौका देती है? पहला है परमानेंट एग्जीबिशन, अस्थायी प्रदर्शनी। सेकंड है टेम्पोररी एग्जीबिशन, अस्थायी प्रदर्शनी। तीसरा इकोलॉजिकल एग्जीबिशन, पारिस्थितिकी प्रदर्शनी। और चौथा इंटरेक्टिव एग्जीबिशन, इंटरेक्टिव प्रदर्शनी। इसका राइट आंसर जो होगा टेम्पोररी होगा 2, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पेसिफिक टाइम स्पेन, टेम्पोररी एग्जीबिशन का भी टाइम स्पेन स्पेसिफिक रहता है, उसी के अंतराल में अगर आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं, अन्यथा आपको फिर वो देखने को मिलेगा नहीं। और टेम्पोररी एग्जीबिशन लगता ही है कि कुछ नया चीज दिखाना होता है, स्पेशल चीज दिखाना होता है, जबकि परमानेंट क्या है, आप कभी भी जाके देख सकते हैं, वो हमेशा के लिए रहेगा। इंटरेक्टिव जो है वो साइंस म्यूजियम में होता है, वो देखने का मौका नहीं देती है, वो सीखने का मौका देती है, करके समझने का मौका देती है, उसको समझाने की बात होती है, जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीखने का बात हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट्रोस्पेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन इज डन फॉर, पूर्व प्रभावी प्रलेखन किसके लिए किया जाता है? पहला डोनेटेड ऑब्जेक्ट, दान से प्राप्त वस्तुएं। सेकंड है डी एक्सेशन ऑब्जेक्ट, पंजीकरण रजिस्टर से हटाई गई वस्तुएं। तीसरा है अनएक्सेशन ऑब्जेक्ट्स, भूतकाल में प्राप्त वस्तुएं जिनका कभी पंजीकरण नहीं हुआ। और चौथा लोन ऑब्जेक्ट, ऋण द्वारा प्राप्त वस्तुएं। देखा जाए तो रेट्रोस्पेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन जो है अनएक्सेशन ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है। राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर म्यूजियम्स आउटरीच सर्विस, निम्न में से कौन सी सेवा संग्रहालय की आउटरीच सेवा के अंतर्गत आती है? पहला है मोबाइल बस, सेकंड है स्कूल लोन किट, तीसरा है गैलरी टूर और चौथा डिस्कवरी रूम। तो देखा जाए तो म्यूजियम आउटरीच सर्विस का मतलब ये है कि म्यूजियम से बाहर का, तो गैलरी टूर म्यूजियम के अंदर है, ऑप्शन 3 खत्म हो जाएगा। और डिस्कवरी रूम म्यूजियम के अंदर है, ऑप्शन 4 भी खत्म हो जाएगा। तो 3 4 खत्म होने के बाद 1 2 बच रहा है, जो कि ऑप्शन 1 में है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 15 इन एक्सेशन नंबर 98.15.3 रिप्रेजेंट्स, किसी वस्तु की परिग्रहण संख्या 98.153 में से 15 क्या दर्शाता है? पहला द ईयर ऑफ एक्विजिशन दैट इज 2015, अधिग्रहण के वर्ष यानी 2015 को दर्शाता है। सेकंड है द 15th एक्विजिशन ऑफ द ईयर 1998, वर्ष 1998 के 15वें अधिग्रहण का प्रतिनिधित्व करता है। थर्ड द 15th ऑब्जेक्ट इन द थर्ड एक्विजिशन, तीसरे अधिग्रहण में 15वीं वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। और चौथा द ऑब्जेक्ट नंबर 98 हैज 15th पार्ट, दर्शाता है कि वस्तु संख्या 98 में 15 भाग है। टू जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द एग्जीबिशन डिजाइन प्रोसेस, प्रदर्शनी डिजाइन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरणों का सही अनुक्रम है? पहला डिजाइनिंग, प्लानिंग, इंस्टॉलेशन, प्रोडक्शन। तो अगर इसको इतना पढ़ने से अच्छा है कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो प्लानिंग हो जाता है, उसके बाद डिजाइनिंग की जाती है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन होता है और फिर उसका इंस्टॉलेशन होता है, जो कि ऑप्शन 2 में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल थ्रेट टू ऑर्गेनिक आर्टिफैक्ट एट हाई लेवल ऑफ आरएच इज, सापेक्षिक आर्द्रता के ज्यादा मात्रा में होने से जैविक कलाकृतियों के लिए निम्नलिखित में से मुख्य हानि क्या होगी? पहला क्रिजलिंग, दूसरा है ब्रॉन्ज डिजीज, तीसरा है कोरिजन, चौथा है मोल्ड ग्रोथ। देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला जा रहा है सिंपल सा है, ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में क्रिजलिंग होता नहीं है, ब्रॉन्ज डिजीज होता नहीं है, कोरिजन होता नहीं है, ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर ऐसे ही दिख जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ रहे हैं। A separate museum branch in Archaeological Survey of India was created in the year, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में एक अलग संग्रहालय शाखा किस वर्ष बनाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो 1946 है, ऑप्शन 3। ये ब्रांच के रूप में आया था, जबकि साइट म्यूजियम की अगर देखा जाए कि एक पार्ट किया जाए, इस साइट म्यूजियम के बारे में बढ़ाया जा रहा था, तो 1905 में बढ़ाया जा रहा था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 3 है 1946। लास्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड लाइट लेवल फॉर लाइट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट इन 50 लक्स, प्रकाश संवेदनशील वस्तुओं के लिए अनुशंसित प्रकाश स्तर 50 लक्स है। ओरिजिन है कीपिंग लाइट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट अंडर 50 लक्स एलिमिनेट्स डैमेज फ्रॉम लाइट, प्रकाश संवेदनशील वस्तुओं को 50 लक्स के नीचे रखने से प्रकाश से होने वाला नुकसान खत्म हो जाता है। तो नहीं भैया,
पर लाइट का जो इफेक्ट है क्यूमुलेटिव है, वो हमेशा वो थोड़ा सा भी रहेगा तो वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। हाँ, उसका इफेक्ट जो है देर से पता चलेगा, मगर होता है। तो इस प्रकार से रीजन तो यहाँ गलत हो जा रहा है, तो और पहला ऑप्शन जो है वो सही है। तो मतलब असर्शन जो है सही है, तो इसलिए ऑप्शन टू जो है यहाँ पे राइट होगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आप लोगों का जितना सही हुआ है वो बताएंगे कमेंट करके। और यूजीसी नेट दिसंबर के लिए हम लोग क्या किए हैं कि एक बैच शुरू किए हैं, जो कि ये अगस्त वालों के लिए नहीं बल्कि दिसंबर के लिए है, शुरू हुआ है अभी। तो अभी से अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पेज में कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम से जुड़े, तो उसके बारे में आपको और भी आगे बताया जाएगा।